हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक कुमार। मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल मॉडर्न साइंस इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग 10th क्लास बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर साइंस का सोल्यूशन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग फिजिक्स का सोल्यूशन किए थे, इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का सोल्यूशन करने वाले हैं। जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम लोग फिजिक्स का पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम लोग किसका सोल्यूशन करेंगे? केमिस्ट्री का, है ना। तो चलिए बिना टाइम पास के जी हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपका 10 क्वेश्चन फिजिक्स में था, है ना, जिसमें से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 8 थे और 2 दीर्घ था, है ना। तो इसमें भी 10 क्वेश्चन रहेंगे, है ना, जिसमें से 8 आपको लघु रहेगा और 2 दीर्घ रहेंगे। आपको पता ही है 8 लघु उत्तरीय प्रश्न में से 4 को अटेम्प्ट करना रहता है ना, और जो दीर्घ एगो रहता है उसे 1 अटेम्प्ट करना रहता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, देखिए केमिस्ट्री का ही पहला क्वेश्चन है ऑब्वियसली। तो क्या बोलता है आपका पहला क्वेश्चन, उभयधर्मी पदार्थ किसे कहते हैं, साधारण व्याख्या करें। या यहाँ उभयधर्मी पदार्थ की जगह ऑक्साइड भी हो सकता था। क्या हो सकता है? ऑक्साइड, है ना। उभयधर्मी ऑक्साइड कहते किसे हैं? देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड बात करें तो हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते किसे हैं। थोड़ा सा कलर दूसरा लेते हैं जी, चलिए देखते हैं। एक कलर आपको दिखना चाहिए, चल दिख रहा है। देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं हम लोग, तो वैसा ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों गुण शो करता हो, है ना। तो आपको पता होगा जो मेटल का ऑक्साइड होता है, मतलब धातु का जो ऑक्साइड होता है, धातु का ऑक्साइड क्या होते हैं? धातु का ऑक्साइड आपका क्या होता है बताइए? धातु का ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय। जबकि अधातु का ऑक्साइड क्या होता है आपका? अधातु का जो ऑक्साइड होता है अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है ना, अम्लीय होते हैं। तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो ऑक्साइड होगा, है ना, चाहे तो धातु का ऑक्साइड होगा या धातु का ऑक्साइड होगा, मतलब जो ऑक्साइड होगा वो दोनों नेचर शो करेगा, है ना, अम्ल का भी और क्षार का भी। तो उसको हम लोग उभयधर्मी बोलेंगे। उभय मतलब ही होता है क्या जी? उभय मतलब ही होता है दो। क्या होता है? दो, है ना। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्यों चलते हैं, चलिए जी। क्या बोलता है? देखिए वह पदार्थ जो अम्ल एवं क्षारक दोनों को गुण प्रदर्शित करता है उभयधर्मी पदार्थ कहलाता है। यह अम्ल के साथ क्षारक की तरह और क्षारक के साथ अम्ल की तरह भी क्रिया करता है। तो देखिए ये कंसेप्ट क्लियर कैसे होगा। अभी आपको बोले हम कि धातु का जो ऑक्साइड होता है क्षारीय होता है और धातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। आप यहाँ पे देखो HCl क्या है आपका? अम्ल है। क्या है? अम्ल है। अब धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है धातु का ऑक्साइड बताइए? क्षारीय होता है जी। हाँ, अब धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, ये अम्ल है, तो अम्ल और क्षार मिलके क्या बनाते हैं? तो आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया आप जानते होंगे जी, है ना। जब अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके, है ना, लवण तथा जल बनाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखिए जब धातु का ऑक्साइड क्षारीय है और ये अम्ल है, तो दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? लवण बनाएंगे। ये क्या है आपका? लवण है ना, सॉल्ट जिसको बोलते हैं। ये क्या बनाया आपका? जल बना, है ना, ये जल बना। तो अब आप लोग बात करते हैं, चलिए ये तो कंसेप्ट क्लियर है। अब यहाँ बात करेंगे, ये भी धातु का ऑक्साइड है, ये क्षारीय होगा, लेकिन यहाँ पे देखो NOH क्या है जी? ये भी क्षार है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्षार है। अब क्षार और क्षार रिएक्शन करके अब बताइए लवण और जल बना सकता है जी? नहीं ना, नहीं, जिंदगी में नहीं बना सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो तो ये क्षार है, तो ये तो इसका गुण क्षार ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑक्साइड है ना, यहाँ पे अम्ल का गुण प्रदर्शित करेगा। किसका? अम्ल का। और यहाँ जो था क्षार का गुण प्रदर्शित कर रहा था। किसका? क्षार का। तब देखो यहाँ पे अम्ल का गुण प्रदर्शित कर रहा है, तो अम्ल क्षार से भी क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ धातु ऑक्साइड दोनों है, लेकिन धातु का ऑक्साइड तो आपको पता होगा इसका गुण क्षार होता है, मतलब इसका ऑक्साइड क्षार होता है, सॉरी। तो लेकिन यहाँ पे अम्ल भी शो कर रहा है, तो दोनों गुण शो कर रहे हैं। इसके चलते हम लोग बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड या पदार्थ, है ना। तो उदाहरण भी तो समझ में आ गया, उदाहरण के साथ व्याख्या भी कर लिए, है ना। तो ये क्वेश्चन अच्छा समझ में आया। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए निम्नांकित अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे, है ना। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखते हैं जी। देखिए जिंक दे लें, चलो जिंक ले लेते हैं हम लोग। अरे यार पेन थोड़ा रंग बिरंग से लिखने में मज़ा आता है यार। देखिए जिंक को ले लो। जिंक का क्या होता है आपका संकेत? ये होता है Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होगा? H2SO4। चलिए अब इसको हम लोग रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है, Zn SO
SO4, चलिए बना लिए, प्लस हाइड्रोजन गैस, तो क्या होगा H2 निकलेगा। मतलब कि Zn यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएंगे, जिंक सल्फेट बन जाएगा। अब यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, जिंक का परमाणु की संख्या कितना 1 है, यहाँ भी जिंक कितना 1 है, सल्फेट 1 है, सल्फेट 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है ना। चलिए आगे ए है और बी भी है आपका इसका, है ना। चलिए बी क्या बोलता है देखते हैं हम लोग। देखिए बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, दोनों रिएक्ट करके, है ना, अभिक्रिया करके क्या बनाएगा जी, बेरियम सल्फेट बनाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएंगे। तो इसका हम लोग का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है ना, रासायनिक समीकरण लिखना है, लेकिन क्या हो, संतुलित हो। बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2, क्या होता है आपका BaCl2, है ना, प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है आपका H2SO4। चलिए H2SO4 हो गया। अब बनाता क्या है, बेरियम सल्फेट बनाता है, तो बेरियम सल्फेट का हो जाता है BaSO4 हो जाता है आपका, प्लस अब क्या बचा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तब जो बचा से क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखो इसको हम लोग बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं, बैलेंस। देखिए बैलेंस कैसे करें, मतलब संतुलित करते हैं हम लोग। यहाँ पे बेरियम 1 है, बेरियम 1, अधातु में देखिए क्लोरीन 2 गो है, यहाँ क्लोरीन क्या है 1 है, तो आप आगे 2 लगा दो, तो 2 क्लोरीन हो गया, है ना। अब देखो हाइड्रोजन का 1 है 2, हाइड्रोजन 2, SO4 मतलब कि आपका ये क्या हो गया, संतुलित हो गया, है ना। ये क्या हो गया, समीकरण संतुलित हो गया, है ना। ये क्लियर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका राजा, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें, है ना। जब जिंक को हम लोग आयरन सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो क्या होगा बताइए, क्या कौन से अभिक्रिया होंगे, है ना, क्या होने वाले हैं। तो हम लोग समझते हैं पहले। देखिए यहाँ पे आपको अगर जो क्रियाशीलता श्रेणी की बात करें धातु का, तो देखिए जिंक जो है आयरन से अधिक क्रियाशील है। यहाँ पे देख रहे हो आप, जिंक जो है आयरन के ऊपर है, ऊपर जो जितना भी धातु ऊपर दिख रहे हैं सब अधिक क्रियाशील है, बहुत क्रियाशील है, मतलब सबसे ऊपर वाला अधिक क्रियाशील, उसके बाद ये नीचे आते जाएंगे, उसका क्रियाशीलता कमते जाएगा, है ना। तो देखिए जिंक जो है ना आयरन से, मतलब कि लोहा से अधिक क्रियाशील है। तो अब यहाँ पे होगा विस्थापन अभिक्रिया, क्या होने वाले हैं, विस्थापन अभिक्रिया। देखिएगा जिंक को आयरन सल्फेट में डालते हैं, कौन में, Fe, कलर चेंज करने दीजिए हम, FeSO4, है ना। अब देखिए आयरन सल्फेट ले लिए, इसमें क्या हम डाल रहे हैं, जिंक, है ना, इसमें हम जिंक को डाल रहे हैं। अब जिंक जैसे ही डालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपको पता है जिंक जो है आयरन से अधिक क्रियाशील है, आयरन से अधिक क्रियाशील है। तो क्या करेगा, इसको हटा देगा, समझ रहे हो ना, नहीं समझे। देखिए ये मान लो ये एक बॉय है, फ्लैट बॉय, क्या बोलते हैं, फ्लैट बॉय, इसका गर्लफ्रेंड है, क्या है जी, GF, है ना, AGF है, मान लो AGF है ना। अब देखो ये लड़का है और लड़की है, GF है, ये भी लड़की है, ये भी गर्ल्स ही है ना। आपको ये कौन एग्जाम्पल ले रहे हो सर, हाँ गर्ल्स नहीं, गर्ल बोलो, एक ही को ना है जी, चलो ये भी एक लड़की है। अब हुआ क्या कि ये जो लड़का है ना, ये लड़का को ये पसंद आ गया, मतलब बोला जाए तो ये विश्व सुंदरी होगी, अरे सुंदर से क्या जाता है, मतलब ये पता ना। अब इसको जो है क्या हो गया, इस पे प्यार आ गया, मतलब इससे ज़्यादा क्रियाशील कौन हो गया, ये हो गया, है ना। तो क्या करेगा, ये इसको रिप्लेस कर देगा। अब जो इसको क्या हो जाएगा, इसके में ब्रेकअप हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, इतना बच जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ZnSO4, है ना जी, प्लस Fe। अब देखो ये बेचारी रो रही है ना, और एक नया के साथ अफेयर हो गया, तो ZnSO4। क्यों ऐसा हुआ, तो या इसलिए ना कि जिंक जो है ना आयरन से अधिक क्रियाशील है, इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, है ना। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर। चलिए इसका डेफिनेशन की ओर आते हैं, है ना। ऐसे तो ऑलरेडी इतना समझा दिए, तो डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। देखिए क्या है, जब जिंक को आयरन सल्फेट के घोल में डाला जाता है तो जिंक आयरन सल्फेट के घोल से आयरन को विस्थापित कर देता है। क्यों, क्योंकि जो जिंक है आयरन से अधिक क्रियाशील है ना। आई होप एक क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है आपका, संक्षारक क्या है, उदाहरण समझाइए, है ना। संक्षारक, चलिए समझते हैं।
हवा में वर्तमान ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड आदि की प्रतिक्रिया धातु की सतह पर होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण होने वाले धातु के क्षरण की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण लोहे में जंग लगना। अब कहो क्या क्या बक दियो सर। हाँ देखिए जी, होता क्या है ना, मान लो ये आपका लोहा का सरफेस, ये आपका लोहा है, लोहा मतलब आयरन। अब देखो ये लोहा है, अब क्या करेगा, इसको नम वायु के संपर्क में छोड़ देंगे। नम वायु मतलब ऑक्सीजन भी होगा और जल भी होगा। देखिए कि लोहा में जंग कब लगता है, खाली जल से जंग नहीं लगता है, वायु भी रहना जरूरी है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होते हैं, इसके साथ ऑक्साइड की परत जम जाता है, इसके साथ क्या हो जाता है, ऑक्साइड की परत जम जाता है। तो ऑक्साइड की परत जम जाता है तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जंग। जो परत जो जमता है ना, वो परत को हम लोग बोलते हैं जंग। तो देखिए आयरन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में और जल की उपस्थिति में रहा तो क्या बना, जंग का निर्माण हो गया, है ना। तो ये आपको दिख रहा होगा। चलिए ये तो क्लियर हुआ आपका, ये था संक्षारण। क्या था आपका, संक्षारण। नो नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या आपका आता है नेक्स्ट की ओर। शराब पीने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है ना, है ना। मुझे पीने का शौक नहीं है ना। देखिए शराब, बाबू शराब जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, बहुत ख़राब चीज़ है ना। रियल पीने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है बखूबी आप लोग जानते होंगे, लेकिन चलिए इसका डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं क्या है ना। एल्कोहली पेय अथवा शराब पीने से अनेक हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। एल्कोहल उत्तेजक पदार्थ है जिसे पीने पर व्यक्ति मानसिक और शारीरिक संतुलन खो बैठता है तथा हर एक गलत कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाता है। अधिक मात्रा में शराब पीने पर व्यक्ति होश खो बैठता है तथा लीवर खराब हो जाने से मौत भी हो जाता है ना। समझ रहे हो, जब भी शराब पीता है तो क्या होता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है जी, है ना। हाँ, झूमने लगता है और क्या क्या गलत शरारती हरकतें करने लगता है ना। तो वो शराब बहुत ही हानिकारक है और आपका लीवर को डैमेज करता है और मौत भी हो सकता है ना। क्या हो सकता है, आपका मौत हो सकता है। चलिए 9, अपमार्जकों ने साबुन का स्थान क्यों ले लिया, है ना। अपमार्जक बोले तो सर्फ जो घर में आप लोग यूज करते हैं, है ना, जिसको डिटर्जेंट बोलते हैं। तो देखिए अपमार्जकों ने साबुन का स्थान क्यों ले लिया। तो देखिए अगर जो सही मायने में बात करें हम लोग, तो अपमार्जक जो है ना, चाहे आप खारा पानी लो या मीठा पानी लो, दोनों में अच्छे झाग देते हैं। लेकिन साबुन जो है खारा पानी में फ्लॉप कर जाता है। मतलब मीठा पानी के साथ तो ठीक है, साबुन सफाई कर लेता है कपड़े के साथ, लेकिन वही खारा पानी रहेगा तो साबुन क्या होता है, झाग पैदा नहीं करता है। रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है। तो अगर साबुन के हम लोग, साबुन क्या होता है आपको पता होगा, साबुन जो है सोडियम लवण है। अब देखिए सोडियम या पोटेशियम लवण भी होता है साबुन का, ठीक है। और डिटर्जेंट की बात करें तो आपको डिटर्जेंट क्या होते हैं जी, है ना। देखिए ये पूछ है, ये आपको क्या है, सिर है, क्या बोलते हैं इसको, हेड इसको बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर सरफ की बात करें तो सरफ क्या होता है, सरफ में COO नहीं होते हैं, सरफ में क्या आ जाता है आपको SO4, है ना, Na आ जाता है, ठीक है, SO4 Na आ जाते हैं, है ना। अगर जो बात करें तो ये क्या है ना, ये एल्किल समूह है आपका, है ना, कुछ ऐसे चलता है यूं 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 लाइक दिस, है ना। और जो इन पॉइंट बचता है ना, ये है आपका, ये है आयनिक भाग। क्या है, आयनिक भाग। SO4 माइनस में टूट जाता है, Na प्लस में, इस तरह से। और यहाँ पे COO माइनस में और Na प्लस में और K प्लस में टूट जाता है ना, इस तरह से होते हैं। क्लियर। अब होता क्या है, तो खारा जल में क्या प्रॉब्लम होते हैं जी। तो खारा जल में बात करें तो आपको पता होगा, खारा जल में होते हैं कैल्शियम पाए जाते हैं और फिर Mg भी पाए जाते हैं, MgSO4, है ना, मैग्नीशियम सल्फेट, है ना, कैल्शियम क्लोराइड पाए जाते हैं। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम के चलते क्या होता है, पानी खारा होता है। अब देखिए अब जब पानी खारा होता है तो होता क्या है ना, यहाँ पे रिएक्शन होना चालू हो जाता है। ये डिटर्जेंट की बात नहीं करेंगे, इसको साइड कीजिए, साबुन की बात करते हैं हम लोग पहले। तो देखिए होता क्या है ना कि अब यहाँ पे ये कैल्शियम का होगा प्लस में टूटेगा, 2+, ये भी 2+, ये माइनस में 2 - ले लो, है ना, -2 Cl2 2 गए हैं तो 2 माइनस हो जाएगा उसका भी। देखिए अब प्लस में टूटेगा तो रीजन क्या है, यहाँ पे दोनों में रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पे इससे रिएक्शन कर लेगा ये वाला, है ना, ये जो आपको दिख रहा है साबुन जो है इससे क्या कर लेगा, अभिक्रिया कर लेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे कैल्शियम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो आपको जो होने वाला है, क्या होने वाला है, कैल्शियम के साथ रिएक्शन होने वाला है।
किसके साथ? कैल्शियम के साथ रिएक्शन। तो ये हो जाएगा हॉल 2। ये हॉल 2 क्यों हुआ? आपको पता है COO-1 होते हैं, है ना। Na पे +1 था तो मतलब, लेकिन कैल्शियम पे 2+ है तो हॉल 2 हो जाएगा। तो अब ये जो कैल्शियम है ना, ये जो होते हैं अविलेय होते हैं। क्या होते हैं? अविलेय, मतलब ये पानी में घुलते नहीं हैं, ये पानी में नहीं घुलते हैं, है ना। वही हाल इसके साथ भी हो जाएगा। मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कर लेगा, सोडियम यहाँ से निकल जाएगा, सोडियम यहाँ पे क्रिया कर लेगा, है ना। तो सोडियम यहाँ पे क्रिया कर लेगा, लेकिन ये जो पार्ट बना ये क्या घुलेगा? नहीं, ये तो अब क्या हो गया? अविलेय हो गया, ये पानी में घुलेगा ही नहीं, है ना। तब क्या करते हैं? साबुन लगड़ते रहो, लगड़ते रहो, लगड़ते रहो, है ना। कहो साफ क्या नहीं हो रहा, साफ क्या नहीं हो रहा। तो आप खारा पानी लोगे तो साबुन क्या कर लेगा? वहाँ पे सब घिस घिस के खत्म हो जाएंगे, झाग पैदा ही नहीं होगा। तो इस रीजन से हम लोग का अवली के अपवार्जक में ये सब रिएक्शन नहीं होते हैं। अपवार्जक में कुछ आ जाए, खारा पानी डाल दो या मीठा पानी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या होते हैं? अपमार्जक जो है, चाहे खारा पानी हो चाहे मीठा पानी हो, दोनों पानी में काम करता है। यहाँ पे साबुन लेकिन खरा पानी फ्लॉप कर जाता है, इसलिए अपमार्जकों ने साबुन का स्थान ले लिया, है ना। चलिए थोड़ा इसका हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं क्या बोलता है जी। अपमार्जक में साबुन से अपमार्जक का अच्छा गुण है, यह शीघ्र ही घुल जाता है तथा कठोर जल के साथ भी खूब झाग देता है ना। ये क्या ही बका, बताइए, हम तो उतना बक दिए। चलिए आगे क्या है आपका? आगे क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं कवचनांक उच्च होते हैं क्यों? तो आयनिक यौगिक आयनिक बंधन से बने होते हैं। एक होता है सह संयोजक यौगिक, जो सह संयोजक बंधन से बने होते हैं। आयनिक यौगिक क्या होते हैं? तो अगर जो बात करें NaCl सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड के बीच क्या है जी? आयनिक बंधन होते हैं। Na जो है Cl को, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? दे देता है ना। एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है, स्थानांतरित कर देता है, और इसके बीच जो बॉन्ड बनता है ना, तब दोनों जाके बंधन बनाते हैं। और वो भी कौन बंधन है ना? कौन बंधन? वो बंधन नहीं, 7 जन्म वाला बंधन नहीं, 7 जन्म से भी खतरनाक बंधन, है ना, जिसको तोड़ना क्या है? पॉसिबल नहीं है। मतलब कि पॉसिबल है बोला जाए तो बहुत ही उच्च, बहुत ही उच्च क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए इसको बंधन को तोड़ने के लिए, है ना। लेकिन अगर जो ये बात करें हम लोग सह संयोजक बंधन से जो यौगिक बनता है, जैसे आप देखो चीनी ले लो ना, C12H22O11, चीनी का ही नहीं होता है जी, है ना। अब चीनी ले लो, चीनी में देखो सब क्या है? अधातु है। तो धातु धातु के बीच क्या बनते हैं? सह संयोजक बंधन। और धातु धातु के बीच क्या बनते हैं? आयनिक बंधन, है ना। यही तो आयन टूटेगा, Na+ और Cl-, है ना। लेकिन इसमें क्या होते हैं? सह संयोजक बंधन होते हैं। अब इसको तोड़ने के लिए उतना उच्च एनर्जी के, उच्च ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होता है ना। इसको तोड़ने के लिए देख तो चीनी आप तवा पे रख दो, है ना, आग में रख दो, चीनी को पिघल जाएगा। नमक पिघलता है नहीं, इसका बॉन्ड, इसका जो बंधन है बहुत मजबूत होता है ना। क्यों? अब देखो सोडियम और क्लोरीन के बीच स्थिर वैद्युत बल काम करता है। कौन? स्थिर वैद्युत बल कार्य करते हैं, इसलिए इसको तोड़ना बहुत टफ होता है इस बंधन को। चलिए पढ़ते हैं। आयनिक यौगिकों में धन एवं ऋण आयनों के बीच सबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्यशील होते हैं, जिनको तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊष्मा ऊर्जा आवश्यकता होती है। इसी कारण से इनके गलनांक एवं कवचनांक उच्च होते हैं, है ना। इनके लिए, इनका बंधन को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा ऊर्जा की, है ना। तो चलिए इस समझ में आया। 9 आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्वेश्चन आपका क्या है जी? हीरा विद्युत का कुचालक होता है किंतु ग्रेफाइट सुचालक क्यों होता है ना। तो देखिए ऑब्वियसली यहाँ तो आप क्लियर होंगे, ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा और हीरा में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। मतलब ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और हीरा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे। तो आप समझते कैसे हैं? देखिए हीरा का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है आपका। हीरा का अगर जो स्ट्रक्चर बनाए तो देखिए कुछ यूं होगा, आपका हीरा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, है ना। क्या है यार, कैसे बनाएं जी?
चलिए देखते हैं बन जाए शायद। कुछ ऐसे ही रहते हैं ना, और यहाँ से भी निकलेगा। तो देखिए आप यहाँ पे गेस कीजिए क्या होने वाले हैं। इसका कैसे बनाएं, चलिए वो यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए, वो इधर हो जाएगा। ऐसे कुछ रहता है हीरा, है ना। अब हीरा का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, ये त्रिआयामी रहता है, थ्री डायमेंशनल, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें एक कार्बन है, कार्बन जो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 4 कार्बन से। तो चारों के बीच क्या होते हैं? सिंगल सिंगल बॉन्ड बनते हैं। अब मतलब सिंगल सिंगल बंधन। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 4, आपको पता होगा कार्बन का संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। अब चारों इलेक्ट्रॉन कहाँ हो गए? बंधन में जुड़ गए। तब इसके पास एक कोई इलेक्ट्रॉन बचा? नहीं बचा। तो क्या हो गया? इसका बॉन्ड बना लिया ये अपना। तो इसमें एक कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं रहा। तो एक क्या विद्युत के चालन करेगा, मतलब विद्युत का सुचालक होगा ही। एक हीरा विद्युत का सुचालक नहीं होगा। लेकिन ग्रेफाइट क्या होते हैं आपका षटकोणीय आकृति का होता है, कुछ ऐसा। कुछ ऐसा, है ना। ये देखो आपका ये क्या है? ये आपका ग्रेफाइट है। ये आपका ग्रेफाइट है, एक लेयर के लिए है ना। इसी को लेयर को आप नीचे कर लो। देखो इसको छोटा करते हैं जी। अब देखिए ऐसा ही कुछ रहता है ना। अब देखिए लेयर बाय लेयर रहता है ना, एक सतह के ऊपर एक सतह रहते हैं। अब देखिए ये आपस में यहाँ पे वांडर वॉल्फ बल से क्या रहते हैं बाबू? जुड़े रहते हैं। सब ऐसे रहता है लिंक, है ना। 3D में छापने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन शायद में भी नहीं यहाँ पे कनेक्ट होगा। कहाँ होगा जी? ज़बरदस्ती मिला दो, क्या करोगे? अब देखो ये आपका ग्रेफाइट। अब क्या होंगे यहाँ पे? इतना छापने की जरूरी नहीं है। हम लोग देख रहे हो यहाँ जो कार्बन है ना, इसका कार्बन जो है, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो आपको पता है कार्बन की संयोजकता 4 होते हैं। तो मान लो एक कार्बन और एक कार्बन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लिया, ये भी एक इलेक्ट्रॉन दिया। एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये भी दिया। एक इलेक्ट्रॉन ये भी दिया, ये भी दिया। अभी भी कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाता है? फ्री रह जाता है। एक इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास फ्री है, मतलब कि 6 को तो बंधन में चले गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है। इसी तरह से यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, यहाँ भी रहेगा। हर एक जगह पे एक एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे आपका? फ्री रहेंगे। तो इसलिए ग्रेफाइट जो है क्या करता है? विद्युत का चालन करता है, मतलब विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। जबकि हीरा जो है विद्युत का सुचालक नहीं होता है। बाबू ये तो समझ में आ गया होगा आपका। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, इसका डिफिनेशन देख लो। हीरे में कार्बन परमाणु एक दूसरे से बंधे होते हैं जो एक त्रिआयामी ठोस संरचना उत्पन्न करते हैं, है ना। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु होते हैं षटकोण परतों में और एक साथ बंधे होते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका आ गया जी। निम्नांकित यौगिक का संरचना सूत्र लिखें। निम्नांकित यौगिक का क्या क्या है आपका? ब्रोमो, प्रोपेन है, और भी हैं, बारी बारी से देखेंगे। तो पहले प्रोपेन क्या होता है जी? आपको पता होगा, मेथ एथ प्रो ब्यूट। मेथ मतलब एक, है ना। एथ मतलब 2, और प्रोप मतलब मेथ एथ प्रोप। कैमा नंबर पे आया? 3रा नंबर पे आया। तो प्रोपेन, एल्केन का फार्मूला क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है कि नहीं होता है? तो पहले प्रोपेन निकाल लेते हैं, फिर ब्रोमो प्रोपेन पे आएंगे। तो CnH2n+2 होता है। तो बताइए प्रोपेन कैमा नंबर पे? प्रोप, मेथ एथ प्रोप 3रा नंबर पे। तो n के जगह 3 बैठाइए आप, क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 2 8। मतलब कि अब कार्बन 3 कार्बन होगा। चलिए बना लिए। अब हर एक कार्बन क्या 4 बॉन्ड होते हैं, इसका मतलब कि तो देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रोपेन का बनाए हैं। किसका बनाए हैं? प्रोपेन का। लेकिन आपको किसको पूछ रहा है? आपको पूछ रहा है प्रोपेन का नहीं, आपको पूछ रहा है किसका? ब्रोमो प्रोपेन का। तो सिर्फ यहाँ पे एक हाइड्रोजन के हटा करके ब्रोमीन ला देंगे। क्या ला देंगे आपको? ब्रोमीन। तो आपका बन जाएगा ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर्स?
अब हम लोग नेक्स्ट वन क्या है उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना, जो संरचना सूत्र है। तो संरचना सूत्र अगला के बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। प्रोपेनॉल, ऑल 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 एल्कोहल, एल्कोहल, है ना, एल्कोहलिया सॉन्ग सुने हैं। तो एल्कोहल, प्रोपेनॉल क्या है जी, तो एल्कोहल का समान सूत्र क्या होते हैं राजा। अब एल्कोहल का समान सूत्र क्या होते हैं आपका बताओ। प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करता है पेन जी। CN होता है H2N+1OH, है ना। ये होता है आपका किसका फार्मूला, आपका होता है प्रोपेनॉल का। ये शायद नहीं दिख रहा होगा ये कलर आपको यार, है ना। ये CN है, फिर से लिखते हैं CN H2N+1 और क्या OH, OH लग जाता है। आपको पता होगा क्रियाशील समूह एल्कोहल का क्या होता है, OH होता है। तो देखिए प्रोप, प्रोप कैमा नंबर पे, तीसरा नंबर पे मेथ है प्रोप। तो N की जगह 3 बैठाओ आप, तो C3H 3 दूनी 6 और एक क्या हो जाएगा 7 OH, है ना। अब क्या हो जाएगा C3H7OH, ये आ गया प्रोपेनॉल का केमिकल फार्मूला, मतलब कि रासायनिक सूत्र है। अब हम लोग क्या संरचना सूत्र बनाएंगे। तो कार्बन को अरेंज कर लो आप, चलिए ये हो गया आपका 3 कार्बन। हाइड्रोजन फिक्स कर लो, हाइड्रोजन, और लास्ट में OH जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, OH कहीं भी जोड़ दो यार। H H H H अब देखिए काउंट कर लीजिए, 3 कार्बन है, 3 दूनी 6 1 7 1 8, तो 8 हाइड्रोजन हो गया, तो 7 है वो यहाँ हो गया ना। तो ये आपका संरचना सूत्र किसका हो गया, प्रोपेनॉल का। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका, नेक्स्ट क्या है आपका हेक्सेन, है ना। हम लोग ये कर लिए, ये भी कर लिए, अब किसको देखने वाले हैं, हेक्सेन का, है ना। तो हेक्सेन क्या है आपका, हेक्सेन ये तो इजी है जी, एल्केन पे, एल्केन का समान सूत्र है अभी बताएं, CnH2n+2 हो जाएगा। तो हेक्सेन, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स 6ठा नंबर में आता है। तो N की जगह 6 बैठाओ, C6 6 दूनी 12 2 14, तो C6H14, है ना। तब बनाओ इसका 6 कार्बन अरेंज कर लो आप, 6 हो गए। चलिए अब बाकी तो हाइड्रोजन फिक्स कर दो यार, सभी इधर हाइड्रोजन फिक्स हो जाएगा, है ना। हो तो गया है, लास्ट में हाइड्रोजन लगा दो आप, क्लियर हो जाएगा हेक्सेन, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है आपका बेंजीन, बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आ गया, है ना। ये क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। अब बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6, क्या होता है आपका C6H6 होता है आपका। अब देखिए बेंजीन, तो बेंजीन के कुछ ऐसा होता है जी, है ना, एकदम बंद लूप में होता है, देखो, लेकिन डबल बॉन्ड, है ना, अल्टरनेट होता है डबल बॉन्ड। चलिए अब सब जगह पे क्या रहेगा आपका, कार्बन रहेगा, और सब कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, क्या रहेगा, हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएंगे बताइए, C6H6 हुआ, ये आपका किसका हो गया, बेंजीन का, किसका हो गया, बेंजीन का। एक लास्ट बचा आपका इसका, एक लास्ट का संरचना सूत्र है, अरे यार क्या टिपा आ जाता है जी, एक मिनट रुकिए, हाँ चलिए लास्ट बचा आपका क्या है, प्रोपीन, है ना। इसको मिटा दो आप, ये तो हो गया हम लोग का क्लियर। प्रोपीन देखते हैं, प्रोपीन क्या है, प्रोपीन एल्केन एल्कीन एल्काइन, इन एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n, सिर्फ H2n, एल्केन से 2 घटाएंगे तो H2n बचेगा, CnH2n बचेगा, फिर 2 माइनस करेंगे तो एल्काइन हो जाएगा। तो प्रोपीन, तो प्रोप में प्रोप तीसरा नंबर पे, तो 3 बैठाओ, तो C3H 3 दूनी 6 C3H6, तब इसका कर लो आप। अब ध्यान से देखो प्रोपीन है तो इसमें द्विबंध बनेगा एक, है ना, डबल बॉन्ड जरूर बनेंगे, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड बनेंगे। तो देखिए कार्बन ले लिए 3, अभी छोड़ देते हैं, अब एक बॉन्ड कहीं बना लो डबल बॉन्ड। चलिए 2 बॉन्ड हो गया, अब इसके पास कितना बॉन्ड बच रहा है, 2 बॉन्ड और बच रहा है। तो मान लो एक हाइड्रोजन इधर, अरे यार लो इधर ही कर लेते हैं, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, अब यहाँ पे भी, यहाँ पे हो गया। चलिए अब गिन लो आप, कार्बन 3 को हो गया, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 1,
रुकिए यार, क्या हो गए? 2 गलती कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन रहेगा ना, क्योंकि देखिए 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी हो गया है, 2 यहाँ 2 2 4 तो हो गए, कार्बन के पास 4 ही होते हैं, एक और कहाँ से आएगा, तो ये तो हटाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, ये ठीक है, ये सही है। चलिए 9 आगे, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। मिश्र धातु किसे कहते हैं? इसके 2 उदाहरण दे, मिश्र धातु के 3 उपयोग का वर्णन करें। 3 उपयोग का वर्णन करें। तो मिश्र धातु पता होगा जी, ये तो इजी है आपका ना, ऐसे माने पर तो सब इजी है आपका। देखिए मिश्र धातु एलॉय किसी धातु का किसी अन्य धातु या धातु के साथ मिलाकर बनाया गया समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, है ना। किसी भी धातु को किसी दूसरे धातु या धातु से मिला देंगे, है ना, और समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलेंगे? मिश्र धातु बोलेंगे। तो मिश्र धातु का चलिए ऐसे ही देख लेते हैं हम लोग। तो मिश्र धातु जैसे पीतल क्या है? मिश्र धातु है। पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल का उपयोग देख लो बर्तन बनाने में किया जाता है ना। और क्या है? कांसा। कांसा भी एक आपका क्या है? मिश्र धातु है। कांसा का उपयोग कोची में आमतौर पर सिक्के, घंटी, बर्तन बनाने के लिए किया जाता है ना। ये दीर्घ था, इतना जल्दी खत्म कर दिया सर, लघु जैसा, है ना। आप ही देख लेना, इसका उतना कोई लॉजिक नहीं है, तो आप खुद से भी कर लोगे, है ना। तो आज में वीडियो में इतना ही रखते हैं, है ना। जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा किसका आने वाले हैं? बायोलॉजी का, है ना। बायोलॉजी का सब्जेक्टिव का जो सोल्यूशन करेंगे, उसके साथ आपका जो साइंस का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसका सोल्यूशन खत्म हो जाएगा, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू फॉर एवर, जय हिंद, जय भारत।